चले लगाए। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। सवाल दिया था एक, हाँ जी आज तो एक्स्ट्रा कर ही लेंगे यार। नहीं कल दिया ना ऑफ, कल एक्स्ट्रा का मैंने कब किया? तो वो तो कॉस्ट वाले सर का मसला है ना। मैं सर मैं एक्स्ट्रा क्लास से नहीं तो यूट्यूब पे ही है ना, आप ना सुनना आज कल सुन चलें क्लास के एंड तक फैसला करते हैं। लास्ट चैप्टर, इसमें से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन कंफर्म ही समझे हैं। होमवर्क में मसला ही कोई नहीं होगा आपको यार। सवाल कौन सा दिया था? शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया था। कल करूंगा फिर एक्स्ट्रा। और संडे का मैंने बीच फैसला करना है कि FR 1 को बुलाना है कि FR 2 को बुलाना है कि चलें कल बताता हूँ कि संडे को आपको बुला रहा हूँ कि नहीं बुला रहा। कुछ होगा क्या, मतलब क्लास होगी और है? फुटबॉल खेल लेंगे और बताओ। फूसबॉल है, फूसबॉल। अच्छा जी, फूसबॉल जो टेबल होती है, फूसबॉल होती है बढ़ावे वाली। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2015, 14 और 13 का कॉलम भी दिया है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव बनाना होता है बैलेंस शीट वाली चीज़ों का।
एरर ये हुआ था जो भी पिछले सवालों से करते आ रहे हैं कि पार्ट्स थे जिनकी लाइव्स भी थी, पहले उनको छोटा मोटा समझ के एक्सपेंस बना देते थे, लेकिन अब मैनेजमेंट ने सोचा है कि नहीं, इनको कैपिटलाइज करना चाहिए। और ये पॉलिसी चेंज इस लिहाज से है क्योंकि बिजनेस की ना अपनी एक पॉलिसी होती है कि कितना मटीरियलिटी लेवल रखना है, मटीरियलिटी लेवल कि किससे ज़्यादा चीज़ों को मटीरियल समझना है। तो उनका पहले कोई और क्राइटेरिया होगा, पुराने क्राइटेरिया बदल लिया। तो इसलिए अब ये जो स्पेयर्स पे खर्चे किए थे ये एक्सपेंस बनाए थे, हैज़ रिकग्नाइज्ड कंजम्पशन ऑफ स्पेयर एज एक्सपेंस, अब इनको पीपी का हिस्सा बनाना है। तो बस बचपन से ही सवाल करते आ रहे हैं कि एक्सपेंस बना दिया था, पीपी बनाना है, तो पीपी बनाएंगे और डेप्रिशिएट करेंगे, बस इतनी सी बात थी। इस पर कोई सवाल एतराज़ है तो पूछो। अच्छा, एक सवाल अभी कर नहीं रहे, ऐसी बस ज़बानी दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, चांद पेंट्स लिमिटेड। ये जो टेबल दिया हुआ है ये देखिए, फिगर्स क्या चीज़ें हैं। ये ट्रायल नहीं है, इनकम स्टेटमेंट और नीचे कुछ आइटम्स एसओसीआई की हैं, कुछ आइटम्स एसओएफपी की हैं, 2016 का कॉलम और 15 के 2 कॉलम। ये क्या चीज़ है? अच्छा चलें, पहला पैराग्राफ भी पढ़ लें, फिर इतना कुछ देख लिया था। दो 2016 के अकाउंट्स बन रहे हैं और कुछ एरर्स पता चले हैं जो 15 में एरर्स थे, तो क्या ट्रीटमेंट होती है उसकी? अब हम 2016 में खड़े हैं, 15 के कुछ एरर्स पता चले हैं, तो 15 को रीस्टेट कर देंगे, यानी एरर्स ठीक करके लिख देंगे। टेबल में दूसरा कॉलम ये है 2015 का, ठीक है। और 2015 का ऑडिटेड क्या है? जब उस वक्त 15 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी गई थी, यानी ये गलत वाली हैं, तो आपको गलत वाली फिगर्स बता दी, सही वाली फिगर्स बता दी, सारी लाइन आइटम्स बता दी। रिक्वायरमेंट ए क्या है? तो इंक्रीज डिक्रीज हुए वो 16 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनाना है। क्या करना है उसमें? इफेक्ट करेक्शन बताना है प्रायर ईयर पे। तो कैसे पता चलेगा? इनका डिफरेंस, सारी अंग्रेजी की लाइनें लिखी हुई हैं, फिगर्स भी दी हुई हैं, इनका डिफरेंस बताना है 10 नंबर। वो तो 2016 की सोसी बनानी है। नहीं, उसका वो बिल्कुल बनाएंगे। तो फिर उसके लिए हम ऑडिटेड यूज करके इनका डिफरेंस से सही करके यूं बनाएंगे। प्रॉफिट ठीक नहीं, तो ठीक वाला हम सही वाला लिखेंगे ना, हम सोसी में सही वाला प्रॉफिट लिखते हैं। नहीं सर, मैं ये कह रही कि आप ऑडिटेड की वैल्यू लिखे और उसको एडजस्टमेंट के साथ सही। वो तो ओपनिंग वाले ही हो, तो फिर ये तो गलतियां सारी 15 की हैं। ओपनिंग रिटेन अर्निंग को तब ठीक करते हैं अगर 15 से भी पुरानी की गलतियां हैं। ये तो बस 15 की गलती है, हम सही वाला प्रॉफिट लिखेंगे। तो सही वाला प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 3723। हाँ जी, नोट सिर्फ। हाँ तो बस ये हस्बे तौफीक, जब कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो कर लीजिएगा।
लास्ट चैप्टर, क्या जी? अच्छा सवाल है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 11। इसमें से सवाल आएगा ही आएगा, और इस दफ़ा इसको थोड़ा चेंज किया गया कि इसके कुछ रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं वो डाल दिए। तो पहले मैं उन स्टैंडर्ड्स के बगैर सवाल कराऊंगा, फिर उन स्टैंडर्ड्स का फ़र्क देख लेंगे क्या पड़ता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी ज़िंदगी का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। देखें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्यों बनती है? प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उस बिजनेस का कोई ओनर भी होता है, तो वो बस बिजनेस को प्रॉफिट कमाता देख के खुश होना चाहता है। बस सिर्फ इसलिए बिजनेस किया था कि बस बिजनेस प्रॉफिट कमाए, है बिजनेस प्रॉफिट कमाता रहे बस, और बिजनेस में प्रॉफिट कमा के बिजनेस ही सेहतमंद होता रहे। ओनर को क्या मिलेगा? ड्राइंग करेगा, तो ओनर ने वो प्रॉफिट ड्रॉ भी करना है क्योंकि उसने अपने लिए बिजनेस किया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जिनका कोई ओनर इस मकसद के लिए नहीं आया था कि यहाँ से प्रॉफिट्स कमाएंगे और हम खाएंगे। हाँ, कुछ लोगों ने शुरू जरूर की थी ऑर्गेनाइजेशन, और चलाने वाले भी कुछ लोग ही होंगे, लेकिन जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होगी कमाते भी होंगे, लेकिन उस कमाई को ओनर्स ड्रॉ नहीं करते होंगे, क्योंकि इनफैक्ट कोई ओनर्स ही नहीं है। कुछ लोग होंगे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया होगा, और उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन किसी मकसद के लिए शुरू किया होगा। जैसे एनजीओज तो चले, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, एनजीओज हैं मुख्तलिफ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल हॉस्पिटल है। अब जो हॉस्पिटल बनाए गए होंगे, इनका मकसद ओनर्स का प्रॉफिट ड्रॉ करना होगा नहीं, लेकिन इन हॉस्पिटल्स ने प्रॉफिट बहरहाल रेवेन्यू जनरेट करना होगा। किस लिए? बस अपने खर्चे पूरे करने के लिए। क्योंकि चैरिटेबल है तो मुफ्त इलाज होता होगा, लेकिन जिनका मुफ्त इलाज होता होगा उनका कोई क्राइटेरिया होता होगा, और जो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहे उनसे पैसे लेते होंगे। उनसे पैसे क्यों लेते होंगे? ताकि जिनको मुफ्त इलाज करना है वहां पैसे इस्तेमाल हो सके। तो है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है। आई क्या? हाँ, नहीं, इसके कोई ओनर्स हैं जो प्रॉफिट कमा के जेब में ले जाते हैं, नहीं, एक इदारा बना है जो इस प्रोफेशन के लिए है। इसी तरह से मस्जिद ऑर्गेनाइजेशन है, मस्जिद मदरसे ऑर्गेनाइजेशन है, रेवेन्यू जनरेट करते होंगे। रेवेन्यू इन अ सेंस के जैसे मस्जिद में अक्सर शायद किसी इलाकों में ऑब्जर्व किया हो आपने, कुछ दुकानें होती हैं इनकी, मस्जिद की कुछ दुकानें होती हैं, वो किराए पे दी होती हैं। मस्जिद एक पूरी बिल्डिंग होती है, उसमें कुछ दुकानें भी होती हैं, किराए पे दी होती हैं। फ़ायदा, जो पैसा जनरेट होगा तो मस्जिद के खर्चे पूरे करने हैं। हाँ, अक्सर बाज़ारों में ऐसे ही होती हैं, वो अपर फ्लोर पे होती हैं। अच्छा, इसी तरह किसी इलाके के लिए प्राइस कैसे भाई है? लाइब्रेरी, हाँ जी, ईदी फाउंडेशंस मुख्तलिफ। तो इसी तरह से ये इदारे हैं। अच्छा, जब इसी तरह से किसी इलाके के लिए कोई स्पोर्ट्स क्लब भी हो सकता है, बैंक क्या जी? हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं होते हैं। तो मैं इस वक्त वो बात कर रहा हूँ जो प्रॉफिट कमाते नहीं हैं। गवर्नमेंट का तो नहीं है ना, बात प्राइवेट गवर्नमेंट की नहीं हो रही है,
मैंने यहाँ कहीं प्राइवेट नहीं लिखा है। बात यह है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को जो बनाया गया था, वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी पैसा कमा रही है उसके कोई ओनर्स नहीं है जो प्रॉफिट ड्रॉ कर रहे हैं। बस प्राइवेट गवर्नमेंट की नहीं हो रही। मैंने ये एनजीओज नहीं लिखा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा मैंने यहाँ पर। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो चाहे सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, लेकिन उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं था, ये मुराद है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। बहुत सारे कई सोसाइटीज में स्पोर्ट्स क्लब हो सकते हैं जिसका मकसद होगा उस इलाके के लोगों को फैसिलिटीज देना। किसी ओनर ने ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया होगा। अच्छा, क्या स्पोर्ट्स क्लब प्राइवेट नहीं होते? होते होंगे, लेकिन जहां पर बात उन इदारों की हो रही है जो इदारा है लेकिन उसके कोई ओनर नहीं है जो प्रॉफिट निकालते हो, किसी इलाके की फलाह के लिए बनाया होता है, किसी इलाके की, किसी खास कौम की, किसी खास सेक्टर की, किसी खास जैसे स्टूडेंट्स के लिए हो सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी है, हो सकता है कि एक इदारा बने जिसका काम ही सिर्फ हो कि स्टूडेंट जो प्रोफेशनल स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं उनको बैठने की जगह मिल जाए, उनको पढ़ने के लिए जगह मिल जाए, तो वो एक लाइब्रेरी बन जाए। तो उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, यहाँ पे मुराद वो लाइब्रेरी है। तो वो इदारे जो बिजनेस तो नहीं लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, पैसे का लेन देन हो रहा है यहाँ पर, तो उसकी अकाउंटिंग भी होती होगी। अच्छा, इनके पास पैसे जो आते होंगे उनमें से एक बड़ा सोर्स डोनेशंस भी होता होगा। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, चाहे उन्होंने डोनेशंस देनी है, चाहे वो इस इदारे के चलाने वाले हैं, चाहे वो इस इदारे के बेनिफिशरीज हैं, तो उनको फिर इन इदारों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चाहिए होती होंगी। कोई रिपोर्ट तो पता चले ना क्या किया था पैसों का। तो इन इदारों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनती हैं। जो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं अच्छा, ये ना मैं चैप्टर आपको अभी जो इसमें स्टैंडर्ड इस दफा सिलेबस में शामिल हुए हैं उनके अलावा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सारा प्रैक्टिस मटेरियल उस पुराने वाले का है, फिर स्टैंडर्ड का फर्क इसमें डाल दूंगा मैं। तो अभी ये इग्नोरिंग स्टैंडर्ड्स है। जो इन इदारों की रिपोर्ट्स बनती हैं, क्योंकि इदारों को चलाने वाले लोग हैं, उनको मैनेज करने वाले लोग हैं, इदारों में जिन्होंने पैसे दिए थे शुरू में वो भी हिसाब किताब चाहेंगे, जो रेगुलर पैसे दे रहे होते हैं वो भी हिसाब किताब चाहेंगे। तो उनके लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह लें। तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, बिल्कुल, कि इसके पास क्या एसेट्स लायबिलिटीज हैं। ये वही एसओएफपी है जो बचपन से अब तक पढ़ते आए। फिर इनकम स्टेटमेंट टाइप एक चीज होती है, उसको कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कॉन्सेप्चुअली ये इनकम स्टेटमेंट टाइप जैसी चीज है। और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह की कॉन्सेप्चुअल चीज है, उसको कहते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये रिपोर्ट्स बनती हैं। आपको एग्जाम में इनमें से कोई चीज 2 टेस्ट हो जाती हैं, कोई एक भी हो सकती है, लेकिन 3 के चांस बहुत कम है। कोई चीज 2 टेस्ट होती हैं। इनके फॉर्मेट्स देख लेते हैं। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अच्छा, टी अकाउंट में ना बनाने में भी आसानी होती है, पेज मैनेज करने में, चीजें याद रखने में भी आसानी होती है, इसलिए मैं दिखा तो टी अकाउंट की शक्ल में रहा हूं। लेकिन ये इस तरह भी हो सकता है कि इनकम्स, एक्सपेंसेस, इस शक्ल में भी हो सकता है। इनकम्स लिस्ट डाउन किए, टोटल, एक्सपेंसेस लिस्ट डाउन किए, टोटल, ये इस तरह भी हो सकता है। तो इनकम्स इस इदारे की जो भी होंगी वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएंगी, जो भी इसके एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। अगर इनकम्स एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं तो इसको प्रॉफिट, जो बिजनेस में कहा करते थे, यहाँ प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं होगा, इसके लिए वर्ड यूज हुआ करता है सरप्लस।
या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अगर इस साइड पे आई बैलेंसिंग फिगर तो ये सरप्लस है, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए तो इसको डेफिसिट कहते हैं। लॉस भी कह सकते हैं, डेफिसिट भी कह सकते हैं। सवालों पे जाने से पहले आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि इनमें ये इनकम्स क्या क्या इनकम्स होती हैं, तो इनकी इनकम्स क्या क्या होती हैं, रेगुलर बिजनेस की तरह की हैं या कुछ डिफरेंट है। अगर डिफरेंट हैं तो वो क्या हैं, एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, ये पढ़ाऊँगा आज। फिर इनका आपसे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट टेस्ट हो सकता है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना लें। ये बनाने में मेहनत कैश फ्लो जैसी हो रही होती है, वर्किंग्स कैश फ्लो जैसी हो रही होती है, लेकिन फॉर्मेट कैश फ्लो वाला नहीं है सच होता। कैश बुक कह लें, रिसीट पेमेंट्स, ये कैश बुक वाला कॉन्सेप्ट है। जिस तरह कैश बुक होती है ना, रिसीट साइड पेमेंट साइड, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। और ये कंबाइंड कैश और बैंक है। कैश बैंक कंबाइंड, क्योंकि ये कैश बुक टाइप चीज है तो इसमें ओपनिंग बैलेंस होगा, रिसीट्स आएंगी, पेमेंट्स आएंगी, और इस साइड पे सीडी होगा। और ऐसा हो सकता है, चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये इधर भी हो सकता है। इधर क्या हो सकता है भाई, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके फॉर्मेट में कोई खास नई बात नहीं है, ये वही है जो कैश बुक होती है या कैश का टी अकाउंट। नहीं कंबाइंड नहीं होता, यानी एक ही बस। और ये भी मैंने भी जैसे इनकम एक्सपेंडिचर दिखाया था ना, ये भी ऐसे बन सकता है कि रिसीट्स, पेमेंट्स, ओपनिंग, क्लोजिंग, इस शक्ल का भी हो सकता है। फॉर्मेट का नहीं है, ऐसे बन जाए ऐसे बन जाए कोई मसला नहीं है, चीज़ें सही होनी चाहिए। रिसीट्स को पेमेंट्स में ना लिख दें, बस चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ये इस तरह से स्टेटमेंट की शक्ल में भी हो सकता है।
हाँ जी, ये नोटेड। अच्छा, आपके बचपन का ही कॉन्सेप्ट है, एक रूरल कॉन्सेप्ट, इनकम और रिसीट में फर्क होता है, पेमेंट और एक्सपेंस में फर्क होता है। पेमेंट क्या होती है? जो पैसे पे कर रहे हैं। एक्सपेंस जो उस पीरियड से रिलेट कर रहा है, जिसके बेनिफिट्स उस पीरियड में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनकम जिसका उस पीरियड से ताल्लुक है, जो उस ईयर में अर्न कर ली है। और रिसीट्स जो कैश मिल गया है। तो सवालों के अंदर ये चीजें होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दोनों अकाउंट बनाने हो सकते हैं। तो रिसीट्स और इनकम्स में फर्क है, पेमेंट्स और एक्सपेंसेस में फर्क है। एसओएफपी इसकी बिजनेस की तरह की होती है, थोड़ा सा फर्क होता है बस। एसओएफपी बिजनेस जैसी ही है, वही नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स सब सेम है। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। ये सेम है जैसे बिजनेस में होता है। क्योंकि बिजली का बिल देना है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रॉफिट कमाती है, चाहे वैसे कोई लाइब्रेरी, बिजली का बिल तो बिजली का बिल है। लोगों को सैलरीज देनी है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका जो पेएबल है वो तो पेएबल है। इसी तरह बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो बैंक में ही पड़े। बिल्डिंग होती है, तो एसेट्स लायबिलिटीज वही कॉन्सेप्ट है। फर्क होता है इक्विटी पोर्शन का। जैसे बिजनेस में इक्विटी हुआ करती है, यहां पर फंड्स होते हैं। यहां पर इक्विटी की तरह की चीज, क्योंकि ये बेशक बिजनेस नहीं है, लेकिन किसी ने तो कभी शुरू ही किया होगा ना। इसके कुछ मेंबर्स होंगे, मेंबर्स, उन्होंने पैसा लगाया होगा और शुरू में इस फंड को रजिस्टर करा के काम शुरू किया होगा। उन सब की जो इक्विटी है, इक्विटी, उस इक्विटी की जगह वर्ड फंड इस्तेमाल होता है। अच्छा, फंड भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अभी मैं चूंकि इक्विटी वाले की बात कर रहा हूं, तो एक होता है जनरल फंड। ये मिसाल है इक्विटी की, यानी ये लाइक इक्विटी है। जैसे बिजनेस में इक्विटी होती है ना, यहां पर जनरल फंड होता है। और जिस तरह इक्विटी में जो हर साल प्रॉफिट कमाया होता है, वो जाके इक्विटी में ऐड हो रहा होता है। तो जो हर साल सरप्लस कमाया होता है, वो इधर जनरल फंड में ऐड होता जा रहा होता है। जो भी इसका ओपनिंग बैलेंस है, उसमें ये सरप्लस आके ऐड हो रहा होता है, या डेफिसिट है तो लेस हो रहा होता है। तो इसमें एक फर्क सिर्फ इस इक्विटी पोर्शन का है। एसेट्स लायबिलिटीज वैसे ही हैं। जैसे बिजनेस में इक्विटी होती है, इसमें जनरल फंड होता है। जनरल फंड के एक दो नाम और भी होते हैं, इसको लिखे तो बताता हूँ। नहीं, बस ये बैलेंस शीट हो गई ना। अब बैलेंस शीट बना लें, फिर कहीं साइड पे नुक्कड़ में कहीं लिख लें। जनरल फंड के लिए आपको एक दो नाम और भी मिल सकते हैं। इसको कैपिटल फंड भी कहते हैं और इसको एक्यूमुलेटेड फंड भी कहते हैं। एक ही बात है। जनरल फंड, कैपिटल फंड, एक्यूमुलेटेड फंड एक ही बात है। कुछ और फंड्स भी होते हैं, वो फिर आस्ता आस्ता आगे चल के पढ़ेंगे। कैपिटल फंड कहाँ है, जनरल फंड कहाँ है, और एक्यूमुलेटेड फंड कहाँ है, एक ही जैसी बात है।
अच्छा, अब इनकी आपसे सवाल के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर टेस्ट होता है तो आपको ये पता हो कि इनकम्स इन ऑर्गेनाइजेशंस की क्या क्या होती हैं। तो मैं आपको इस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम्स बताने लगा। वो जो भी इनकम्स होती होंगी वो लिस्ट डाउन होती जाएंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन ये जो नॉन प्रॉफिट पढ़ रहे हैं इसकी इनकम्स क्या होती हैं वो पढ़ा रहा हूँ। क्या हो गया? कुछ तो इनकी इनकम समझाने लगो कि इनकी इनकम्स क्या क्या होती हैं और सवाल में उनको कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। इनको मैं क्लासिफाई कर लेता हूं क्योंकि मिलती जुलती चीजों को इकट्ठे कर लेता हूं। जैसे एक होती हैं जो कैश ही मिलना होता है लेकिन वो टाइम रिलेटेड चीज है। टाइम रिलेटेड चीजें हैं रेगुलर। जैसे मिसाल के तौर पे आप आईकैप को सब्सक्रिप्शन पे करेंगे एनुअल। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर जो हैं वो भी पे करते हैं। तो ये एक रेगुलर चीज़ है टाइम रिलेटेड। तो इस इदारे की एक मेन इनकम होती है उसकी सब्सक्रिप्शन इनकम, और एग्जाम क्वेश्चन के हवाले से भी यही सबसे मुश्किल चीज़ होती है, सब्सक्रिप्शन। इसी के लिए एक मिलता जुलता नाम होता है, उसको कहते हैं मेंबरशिप फीस। ये तकरीबन एक जैसी ही अल्टरनेटिवली यूज हो रही होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है सबसे इस टॉपिक के सवालों में। इसके सवालों में मेन मुश्किल एडजस्टमेंट इसी की होती है। और इसके अलावा बाकी इनकम्स इस क्लास के अंदर वो वैसे जैसे बिजनेस की होती हैं, रेंट इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई। टाइम रिलेटेड रेगुलर इनकम से मेरी मुराद है कि वो जो रेगुलरली हो रही होती हैं और इनका टाइम से ताल्लुक है ना, 2015 की सब्सक्रिप्शन, 2018 की सब्सक्रिप्शन। इसी तरह रेंट है, महीने के साथ ताल्लुक होता है, उसका इंटरेस्ट है, महीनों के साथ ताल्लुक होता है। इसलिए मैंने इनको ऐसे क्लासिफाई किया। ये जो टाइम रिलेटेड चीजें होती हैं ना, इन पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगता है। टाइम रिलेटेड चीजों पे जिनका टाइम से ताल्लुक है, इस महीने की इनकम, फलाने महीने का रेंट, फलाने महीने की सब्सक्रिप्शन, फलाने साल की सब्सक्रिप्शन, ये टाइम रिलेटेड चीजें होती हैं। इनका ताल्लुक होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट से। तो फिर वर्किंग में हमें वो एक्रूअल वाली वर्किंग करनी पड़ रही होंगी। इस सवाल में, अच्छा मैं साथ साथ ना सवाल के लिए भी गाइडेंस दे रहा हूँ। इस चैप्टर के सवालों में मोस्टली या तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होगा, या रिसीट एंड पेमेंट बनाना होगा, या बैलेंस शीट, या इनमें से कम्बिनेशन। गिवन क्या होगा? गिवन आपको टूटी फूटी इंफॉर्मेशन होगी। टूटी फूटी इंफॉर्मेशन से मुराद है कि पूरा कोई सेटअप इनका स्टैब्लिश तो है नहीं जहां इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किए हो, कोई सॉफ्टवेयर हो। तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए वैसा सामान नहीं होगा जैसे इंट्रो फाइनल अकाउंट्स इंट्रो में एक चैप्टर था, पढ़ा हुआ है। तो उसमें ट्रायल बैलेंस होता था ना, तो एक पूरा कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर टूटी फूटी वर्किंग इंफॉर्मेशन होती है, उसी से जोड़ तोड़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है, वो सिखाऊंगा। तो हमें सवालों के अंदर मोस्टली इसके लिए एक वर्किंग करनी पड़ रही होगी। ये वही वर्किंग है जो शायद पहले भी मैंने आपको एक दफा अकाउंट बना के दिया था, एक्रूअल्स वाला। ओपनिंग रिसीवेबल इस साइड पे, ओपनिंग एडवांस इस साइड पे, रिसीट्स फॉर द ईयर इस साइड पे,
इनकम फॉर द ईयर इस साइड पे, क्लोजिंग रिसीवेबल और क्लोजिंग एडवांस भी इस साइड पे। इसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर कौन सी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम फॉर द ईयर, इनमें से ये फिगर है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की फिगर इनमें से कौन सी है? ये रिसीट्स। और ये दोनों बैलेंस शीट की चीजें हैं। ये करंट एसेट्स लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट, ये एसओएफपी की चीज है। तो ये सवालों में अक्सर ये टी अकाउंट की वर्किंग करनी पड़ रही हुआ करेगी। अच्छा, क्लोजिंग रिसीवेबल क्या चीज होती है? इनकम बन चुकी है इस साल और पैसे नहीं मिले। ओपनिंग एडवांस क्या है? ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस कब ले चुके हैं पैसे? ओपनिंग एडवांस पिछले साल पैसे मिल चुके थे, इनकम अब बनेगी। क्लोजिंग एडवांस पैसे मिल चुके हैं, इनकम अगले ईयर्स में बननी। ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल पिछले साल की इनकम बन चुकी थी, पैसे तब नहीं मिले थे, पैसे अब मिलेंगे। रिसीट्स फॉर द ईयर, जो इस साल में कैश मिला है। इनकम फॉर द ईयर, जो इस साल के 12 महीनों से रिलेट करता है। सवाल लिखें, करें नोट कर लें। ये सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फीस जो आपने बताई, आपने जी एक जैसी चीजें। लेकिन अगर ये हॉस्पिटल में है, हॉस्टल में, हॉस्पिटल जैसे आपने एग्जांपल दी ना, हॉस्पिटल वगैरह। हाँ जी अहमद, चलेगा गुजारा? अच्छा, ये ऑनलाइन वाले बच्चे जो है ना, अभी आज ही हो जाएगा आपके जीवन में, अभी रोशनी आ जाएगी, भी ऐसे चलाएंगे। सवाल लिखें हैं? चलो कोई नहीं, खैर है। अच्छा, जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये ऐसे इदारों की होती है जहां पर कुछ रेगुलर मेंबर्स हों, उनके नाम रजिस्टर हों, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले होते हैं और वो हर साल पे करके अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। वहाँ उन इदारों में मेंबरशिप हुआ करती है। जैसे लाइब्रेरी है, इसकी मेंबरशिप फीस हो सकती है। अपना आई कैप है, इसके मेंबर्स की फ़ीस होती है। इसी तरह के और कोई स्पोर्ट्स क्लब हो सकते हैं। तो इनमें मेंबरशिप फ़ीस या सब्सक्रिप्शन हुआ करती है कि उस इदारे से जुड़े रहने की लोग फ़ीस दे रहे होते हैं, सब्सक्रिप्शन, कि हम इससे जैसे कोई मैगजीन्स हैं, उनकी भी सब्सक्रिप्शन होती है। तो जो मेंबर्स हैं वो इदारे के साथ मुंसलिक रहने के लिए एक फ़ीस पे कर रहे होते हैं ताकि इदारे का काम भी चलता रहे। ये होती है सब्सक्रिप्शन। हर इदारे में सब्सक्रिप्शन होती होगी? नहीं, हॉस्पिटल में शायद नहीं होती होगी, उनमें कोई और निज़ाम होता होगा। तो सब्सक्रिप्शन में एक अमाउंट तय होती है और ये टाइम रिलेटेड चीज़ है। बाज़ दफ़ा मंथली होती है, बाज़ दफ़ा ईयरली होती है। तो ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सवाल लिखिए जी। ओपनिंग बैलेंसेस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, $25,000 25,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 51,000 51,000 51
Closing balances. Closing balances. Advance subscription. Closing balances बता रहा हूँ. Advance subscription 14,000 14,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 74,000 74,000 Total number of members. 400 400 annual subscription per member 1500 रुपए 1500 यानी जो एक साल की सब्सक्रिप्शन है वो 1500 रुपए पर मेंबर है. ये पैसे वो देते हैं, टाइम पे नहीं देते, अलग बात है. फॉर द ईयर 1500 एक बंदे की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है आपसे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. Subscription received during the year. चलो हाँ जी ओपनिंग रिसीवेबल
51,000. Closing receivable 74,000. Opening advance 25. Closing advance 14,000. 400 इंटू 1500 करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा? क्यों इनकम क्यों होगी वो? क्योंकि वो है जो पीरियड से रिलेट कर रही है। अब उनमें से कितने लोग पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो रिसीट है, जो पीरियड से रिलेट करके निकली हुई फिगर है, जो पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट की गई फिगर है, वो है इनकम फॉर द ईयर। तो इनकम फॉर द ईयर है 400 लोग इंटू 1500 पर बंदा। ये बात दोबारा सुने, जब एक चीज जो पीरियड से रिलेट की गई है और उसका पीरियड से रिलेट करने का रेट भी बता दिया कि 1500 पर ईयर है, तो इससे इनकम का आंसर निकलेगा। अब उसमें एक स्टूडेंट कह सकता है सर क्या पता सबने पैसे दे दिए हो, भाई दिए होते तो फिर ये रिसीवेबल एडवांस क्यों आ रहे होते? तो जो पीरियड से रिलेट करके अमाउंट कैलकुलेट होगी, जैसे लिखा होता कि जी इतने रुपए पर मंथ है तो हम इंटू 12 करते, तो ये पीरियड से रिलेटेड अमाउंट कैलकुलेट हुई होती है ना। पैसे मिले हैं नहीं मिले हैं वो बात की बात है, लेकिन जहां पर एक अमाउंट को पीरियड से रिलेट कर दिया गया तो वो जो फॉर द पीरियड कैलकुलेशन होगी वो इनकम फॉर द ईयर होगी। तो ये इनकम है और इससे बैलेंस करेंगे तो यहाँ रिसीट्स आ जाएंगे 566,000 566,000। अच्छा, इस अकाउंट में ये जो रिसीवेबल है तो ये इनकम अकाउंट, लेकिन ये मल्टीपर्पज अकाउंट होता है। एक्चुअली ये 2 अकाउंट मिक्स किए होते हैं। यहां पर उन लोगों से रिसीवेबल आ रहा है जो सब्सक्रिप्शन इस साल की नहीं है, पिछले किसी साल की है। तो वो मेंबर मरा जाए, भाग जाए, छोड़ जाए, तो वो पैसे तो अब नहीं देगा, लेकिन रिसीवेबल आ रहा है। तो जिस तरह बैड डेट का कॉन्सेप्ट है, तो ये सब्सक्रिप्शन जो रिसीवेबल थी ये भी राइट ऑफ हो सकती है। इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए? एक्सपेंस बनेगा और जो रिसीवेबल शो हो रहा था वो क्रेडिट हो जाएगा। तो चूंकि हमने यही एक मल्टीपर्पज अकाउंट बनाया हुआ है, इसी में रिसीवेबल शो हो रहा है, तो वो जो राइट ऑफ होगा फॉर द ईयर वो इसी में क्रेडिट हो जाएगा। तो वो जो एक राइट ऑफ आएगा इसमें कोई परेशानी? इसी में आगे चल रहा हूं। अगर कोई राइट ऑफ तो ये राइट ऑफ एक एक्सपेंस बन रहा होगा और यही हमने जो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया हुआ है यही क्रेडिट हो जाएगा। यानी हम इसी मल्टीपर्पज अकाउंट में किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो ये जो राइट ऑफ आएगा ये यहीं पर एक राइट ऑफ क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ये जो आप कॉपी से क्वेश्चन लाए हैं क्वेश्चन 1 कर दें, इसमें से क्वेश्चन 1 अभी कर दें। और ऑनलाइन वालों के लिए पोर्टल पे मैंने रखा हुआ है ये इनके एनपीओ के ना क्वेश्चन, तो उनमें से क्वेश्चन 1 कर दीजिए।
हाँ जी, डन। जो रिसीट्स हैं दी हुई वो तो बता ही है दिया कि रिसीट्स हैं, तो मैं इनकम बैलेंस करके निकालनी है। और ये जो 30,000 है ये राइट ऑफ। चलें इसकी कैलकुलेशन को और ऊंचे लेवल तक लेके जाते हैं। सवाल लिखें।
अकाउंटिंग ईयर है 1 जुलाई से 30 जून। यही सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसी में सवाल में मुश्किलें होती हैं तो इसी की मैं और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अकाउंटिंग ईयर है 1 जुलाई, मतलब जुलाई से जून अकाउंटिंग ईयर है। एनुअल सब्सक्रिप्शन है, एनुअल सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। एनुअल सब्सक्रिप्शन है 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए पर मंथ नहीं, एनुअल का है, मैंने एनुअल है। अच्छा अच्छा, पर मेंबर। हाँ, each member pays annual fees in advance in the month of joining. Each member pays annual fees या subscription जो भी in advance in the month of joining. During the first year ending 30 जून 21, अगला सेंटेंस है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग 30th जून 19, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग 30th जून 21, 19 नहीं है 21, 2021। ये अगला सेंटेंस था। पहली बात हो गई कि जो मेंबर है वो जिस महीने ज्वाइन करता है एनुअल सब्सक्रिप्शन उसी वक्त पकड़ा देता है। अब जो पहला साल है इस क्लब का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि 30 जून 2021 को ख़त्म हुआ है, मेंबर्स ज्वाइंड एज फॉलोज, मेंबर्स ज्वाइंड एज फॉलोज। डेट बताऊंगा और नंबर ऑफ मेंबर्स बताऊंगा। डेट और नंबर ऑफ मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन किया। 1 अगस्त 2020 को, 1 अगस्त 2020 25 मेंबर्स 25। 1 नवंबर 2020 40 मेंबर्स। 1 मार्च 2020 1 मार्च 2021, 1 मार्च 2021 30 मेंबर्स, 30 मेंबर्स। और 1 जून 2021, 1 जून 2021 10 मेंबर्स। डेटा रिपीट कर रहा हूं। 1 अगस्त 2020 बताए हैं कितने? 25 मेंबर्स। 1 नवंबर 2020 40 मेंबर्स। 1 मार्च 2021 30 मेंबर्स और 1 जून 2021 10 मेंबर्स। आपसे रिक्वायर्ड है अभी ये टी अकाउंट बना लें। सब्सक्रिप्शन इनकम का टी अकाउंट बना लें। रिसीवेबल होगा इसमें कि एडवांस होगा? इसमें बस एडवांस होगा, इसमें एडवांस होगा सिर्फ। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना दें फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 21। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दीजिए। ओपनिंग एडवांस होगा? ओपनिंग एडवांस। मैंने सवाल शुरू कहाँ से किया है? फॉर द फर्स्ट ईयर
लिखा नहीं मैंने, ये पहला साल है ना, ये पहला साल है इस ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने लिखवाया ना यार, फॉर द फर्स्ट ईयर। हाँ तो ये पहला ही साल है। ड्यूरिंग द, हाँ तो फर्स्ट ईयर ना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी का पहला ही साल है। तो ओपनिंग नहीं होगा। जबरदस्त, शाबाश। तो फिर रह गई पीछे तीन चीजें, इनकम, रिसीट्स और क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, करें।
हाँ जी, जिन लोगों ने ज्वाइन किया था अगस्त में, अगस्त को ज्वाइन करने वाले लोग कितने थे? 25। और हर बंदे के 10,000 12,000। और फिर नवंबर 40 और मार्च 30 और जून 10। ये हो गई टोटल रिसीट्स। इसमें कोई इख्तलाफ तकलीफ? ये हो गई रिसीट्स। इन सब का टोटल कर लें 126,000,000। इनमें से चाहे इनकम निकाल के बाकी बैलेंस क्लोजिंग हो जाए, चाहे वैसे क्लोजिंग निकाल लें, इन लोगों का साल कब पूरा होगा? 31 जुलाई। यानी एक महीना आगे जाएगा, या ऐसे कह लें कि 11 महीने इधर रहेंगे। तो जो एक महीना आगे जाएगा वो क्लोजिंग एडवांस है। इन लोगों के कितने महीने आगे जा रहे हैं? 4। इन लोगों के 8। ये निकलेगा क्लोजिंग एडवांस। चाहे इसको उलट करके 11/12, 8/12, 4/12, 1/12, उससे इनकम फॉर द ईयर आ जाती है। कितना बनेगा ये सारा टोटल? 5,3,5। ये आ गया क्लोजिंग एडवांस। और इसको बैलेंस कर लें 725,000। हाँ जी, कोई मुश्किल परेशानी? कोई नहीं मसला? पक्की बात? चलें ठीक है, शाबाश। सेम सवाल, सेम ऑर्गेनाइजेशन 2022। नहीं, अब 2022 का डाटा बता रहा हूँ। इसी ऑर्गेनाइजेशन का अब मैं 2022 का डाटा बता रहा हूँ। Annual subscription was increased to
एनुअल सब्सक्रिप्शन वॉज इंक्रीज्ड टू 14,000 रुपये, 14,000। न्यू मेंबर्स ज्वाइंड एज फॉलोज। अच्छा, ये पुराने लोग बस जिंदगी में एक ही दफा पैसे दे रहे थे, खत्म फिर? अच्छा, हर साल किस महीने में? उसी महीने में जब उन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ड्यूरिंग 2022 न्यू मेंबर्स ज्वाइंड एज फॉलोज। न्यू मेंबर्स ज्वाइंड एज फॉलोज। फर्स्ट जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 15 लोग, और 1 मई 2022 को जी, हाँ ये तो जून जुलाई से जून है, जून से जुलाई, जुलाई से जून, जून से जुलाई में तो 14 महीने बन जाएंगे। क्या बोला है? 1 मई को आए हैं 20 लोग, 20। रिपीट कर रहा हूँ, 1 जनवरी को आए थे 15 और 1 मई को 20। चले अब 2022 के लिए ये अकाउंट बनाए। क्या जी? क्या मतलब? हाँ, इनका क्या करना है? 1 साल और आ जाएगा तो और पैसे लेंगे इनसे। क्या नहीं बताया? क्यों नहीं देंगे पैसे? क्यों नहीं देंगे? कि तो सारे देंगे उनके पैसे हैं? नहीं, इसमें ऐसी क्या अज्यूम करने वाली बात है? रिसीवेबल किधर है? मैंने लिखा है ना कि इन द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया करेंगे। इन द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया करेंगे, तो अगले साल भी दे देंगे। नहीं देते तो कहीं ना कहीं फिर कुछ और रिसीट्स का डाटा बताता, कोई रिसीवेबल बताता। अभी तो डाटा ही ये बताया ना कि इन द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग एडवांस में पैसे दे देंगे।
हाँ जी, चलें जी। अब यही लोग 2022 में पैसे देंगे, देंगे पैसे। अब होगा ये कि अगस्त में यही 25 लोग अब 14,000 रुपये देंगे, और नवंबर में ये 40 लोग 14,000 रुपये देंगे, और जनवरी में आके जनवरी में 15 लोग 14,000, 20 के 15 लोग, मार्च में ये 30 लोग 14,000 रुपये देंगे, मई में 20 लोग 14,000 रुपये देंगे, और जून में वही पुराने वाले 10 लोग 14,000 रुपये देंगे। ये टोटल कैश है जो हमें अगले साल में मिलेगा। क्योंकि उसी का अगला साल है, तो वो जो CD था वो बन जाएगा BD 53। ये टोटल कैश मिलेगा। इस सब को टोटल कर लें, ये हमें कैश मिलेगा, ये रिसीट्स हैं 1960,000। अब आप इसी तरह जिस तरह यहाँ बता रहा था 1/12 कर लें तो क्लोजिंग एडवांस आ जाएगा, 11/12 कर लें
नहीं, 11 में 12 करने से आएगी। अच्छा 11 में 12 कर लें तो इनकम आ जाएगी। पुराना वाला कोई तो 1 महीना आ रहा है। ठहरे, मैं पहले क्लोजिंग निकालूं फिर बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। क्लोजिंग एडवांस बता रहा हूँ ना। क्लोजिंग एडवांस निकाल रहा हूँ। कितने महीने अगले साल चले जाएंगे इसमें से? 1 महीना। इसमें से 4 महीने। इसमें से 6 महीने। इसमें से 10 महीने। इसमें से 8 महीने। क्लोजिंग एडवांस निकाल रहा हूं मैं। जिन्होंने अगस्त में पैसे दिए होंगे इनका साल अगले जुलाई में खत्म होगा, तो 1 महीना एडवांस में। इन्होंने नवंबर में पैसे दिए हैं, अगले साल अक्टूबर में जाके साल पूरा होगा, 4 महीने एडवांस। जनवरी में पैसे दिए हैं, 6 महीने एडवांस। इन्होंने मार्च में पैसे दिए हैं, अगले फरवरी में जाके पूरे होंगे, 8 महीने आगे। मई में पैसे दिए हैं, बस सिर्फ 2 साल ही इस साल के अंदर आएंगे, बाकी 10 महीने, 2 महीने इस साल में आएंगे, बाकी 10 महीने आगे जाएंगे। क्लोजिंग एडवांस नहीं समझ आ रहा? 30 जून से आगे जितना जाना है वो क्लोजिंग एडवांस है ना, और इनका 11 महीने अगले साल में चल जाए। इस सब को टोटल करें 96। राउंड ऑफ का फर्क आएगा सबका 25। राउंड ऑफ किस चीज का? अच्छा अच्छा ठीक है नहीं नहीं, हाँ ठीक है सही है। 9625 फिर 2 नहीं सर 5 9625 0000। राउंडिंग ऑफ का फर्क हो सकता है क्योंकि ये पूरे 12 पे डिवाइड नहीं हो रहे, हो सकता है। ये क्लोजिंग एडवांस निकाला मैंने, इसको रखेंगे यहाँ 962500। बैलेंस करके इनकम निकलेगी 15325 गलत हो गया। अच्छा, जिन्होंने यहाँ से इनकम निकाली होगी ना, वो ये गलती ये कर रहे होंगे कि वो 14,000 में से जितनी इनकम है वो ले रहे होंगे। तो वो जो पिछला क्लोजिंग आया था वो नहीं इधर इनकम बनना। अरे वो ओपनिंग के तौर पे था, अब इनकम में भी तो लाना है ना उसको। दोबारा, ये क्लोजिंग एडवांस निकाला है, जिन्होंने यहीं से इनकम बनाई होगी वो तो 14,000 में से इस साल की इनकम कितनी है वो निकाली होगी। निकालनी थी, लेकिन अगर इस तरह करना था तो जो पिछले साल से ओपनिंग भी इनकम बनेगा। यानी अगर आप इसको 11, 8, 6, 4, 2, 1 करना चाहते हैं तो फिर इस 535 को भी साथ में लाएं, ये इनकम फॉर द ईयर होगी। ये क्या थी 535 क्या था? जो वो 12,000 वाले में से जो इस साल इनकम बननी थी, तो बनाए ना फिर इनकम। यहाँ बीडी लिखने से वो खुद ही तो नहीं शर्मिंदा होकर इनकम बन जाएगी। या तो देखें, मैंने भी कैसे किया, मैंने यहाँ सीडी रखा और ये कैसे निकाला, चूंकि बैलेंसिंग करने से निकाला है ना मैंने, तो इसमें से ऑलरेडी इनकम आ गई। मैंने ये बैलेंसिंग करके निकाला है। अगर आप इनकम खुद कैलकुलेट करना चाहें तो जो आप काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये 11 महीने लगाए हैं, वो सिर्फ इस 14,000 में से देख रहे हैं कितनी इनकम बननी है। वो जो पिछला पेंडिंग 12 में से रखा था वो भी तो इनकम बननी है, तो वो भी साथ ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3, 4, 5 नहीं 2, 3, 4 ये करके आइएगा। ये इसी तरह के छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे ये छोटे क्वेश्चन है, इसमें हमने बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं। मेहनत मजदूरी वाला टॉपिक है ये। क्वेश्चन 2, 3, 4 करके आइएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।